आज मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। फिलहाल इनको मिस्टर एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ये बनारस से आते हैं और दिल्ली में एक अच्छी जॉब में हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एक MBA हैं। वेल, सैलरी भी अच्छी है, पर इन सब के बावजूद ज़्यादातर सिटी लोकेशंस में इन्हें कोई अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देता। कई लोग इन्हें इग्नोर करते हैं तो कुछ मकान मालिक तो स्ट्रेट अवे नो बोल देते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद एक लैंडलॉर्ड इन्हें अपार्टमेंट देने के लिए अग्री करता है, पर एक शर्त पर कि वो एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ अपने नेबर्स के बीच में रहें। क्यों? क्योंकि दरअसल ये मिस्टर एक्स असल में मिस्टर अब्दुल हैं। ये कहानी सिर्फ मिस्टर अब्दुल की नहीं, पर न जाने कितने नौजवान इंडियन मुस्लिम्स की है जो पढ़ लिख कर मेट्रो सिटीज़ में नौकरी करने के लिए आते हैं और यहाँ उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। उनसे कहा जाता है कि अपने इलाके में जाओ ना। ऐसा क्यों है कि आज भी इंडियन मुस्लिम्स को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और अपने ही देश में उन्हें अपना नहीं समझा जाता। अगर सर पे टोपी पहन लूँ और अगर मैं रास्ते से जाऊँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि दूसरे जो लोग मुझे देखते हैं वो बहुत अलग निगाह से देखते हैं। आर इंडियन मुस्लिम्स इंडियन इनफ? एक इंडियन मुस्लिम को अपनी देशभक्ति से बार बार इस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। Our forefathers fought for the liberation of this country from the British. To have them to prove your Indianness to the country is the ultimate humiliation. It is exhausting for an Indian Muslim to constantly prove his Indianness, to constantly say I love my country. पर क्या इसमें सारी गलती और रिलीजियस ग्रुप्स की है? शायद नहीं। तो क्या इंडियन मुस्लिम्स खुद अपनी इस सिचुएशन की वजह हैं? नहीं। वेट, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है जिसको जानने के बाद आप ये सारी गुत्थी समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में 1905 एक लैंडमार्क ईयर था। इस साल ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रपोज बंगाल पार्टीशन के बिल को पास किया गया था। ऑन पेपर इसका ऑब्जेक्टिव था बंगाल प्रेसिडेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाना। उस समय यहाँ की आबादी 7.8 करोड़ थी, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन थी। मेक सेंस राइट? पर ब्रिटिशर्स का इसके पीछे कुछ अलग ही ऑब्जेक्टिव था। वो चाहते थे कि बंगाल में बढ़ते नेशनलिज्म को रोक सकें, उसे रिलीजियस लाइंस में डिवाइड करने के थ्रू। दरअसल प्रपोज पार्टीशन से ईस्ट बंगाल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन जाता और वेस्ट बंगाल एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। कांग्रेस लीडर्स और नेशनलिस्ट के प्रोटेस्ट के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने इसको अंजाम दिया। इसके बाद दोनों स्टेट्स में डिविजन्स बढ़ने लगे और 1906 में ईस्ट बंगाल के कैपिटल ढाका में बर्थ होता है मुस्लिम लीग का, जो हमारे पूरे डिस्कशन में काफ़ी रेलेवेंट है। ये पूरी घटना ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंडिया जैसे बड़े देश को गवर्न करना आसान नहीं रहेगा और इसलिए उन्होंने लोगों को आपस में भड़काना चाहा, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना चाहा, जिसमें उन्हें हेल्प किया लोगों की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ने। कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई। ब्रिटिशर्स ने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करे, जिससे मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम सीट्स पर ही वोट कर पाएँ। कम्युनिटीज़ के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक मूवमेंट फॉर हिंदू राष्ट्र की तरह ब्रांड किया, जिससे एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इनसिक्योर हो गए। इसका कॉन्सिक्वेंस था मुस्लिम लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्ट तो हुई थी मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, पर 1930s के बाद ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसके कारण आज भारत के 3 हिस्से हो चुके हैं। पर कैसे? 1933 में चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का आइडिया कंसीव किया और ग्रेजुअली ये मुस्लिम लीग के कॉल फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इस मूवमेंट में फ्रंट रनर रहे मोहम्मद अली जिन्ना और ये कल्मिनेट हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रिलीजन बेस्ड हेट्रेड सिस्टमैटिकली पूरे देश में फैलाई, जिसने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड को जन्म दिया। इनिशियली कांग्रेस ने इसे अपोज किया और 1945 में इंटरिम गवर्नमेंट में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ काम भी किया, बट इट वॉज ऑल वेरी क्लियर कि पार्टीशन वॉज इनएविटेबल, स्पेशली जब बंगाल के नौखाली में 1946 में राइट हुए। पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बनता
वो कॉन्स्टिट्यूट करता सिंध, बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब और ईस्ट बंगाल के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को। 15 अगस्त 1947 की रात को देश की एक नई सुबह हुई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर लाखों के लिए उनकी जिंदगी का सूरज ही अस्त होने वाला था। पार्टीशन के कारण करीब 1,40,00,000 लोग डिस्प्लेस हुए और 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पंजाब इस पोस्ट पार्टीशन मैसेकर का मेन लोकेशन था, जहां दंगे की आग ने सदियों से एक साथ रह रहे पड़ोसियों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। बॉर्डर पार कर रही ट्रेन्स में जाते तो लोग थे, पर पहुंचती लाशें थीं। इस पार्टीशन ने एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया आम जनता पर, जहां इंडिया में मुस्लिम्स के लिए ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया और शुरू हुआ मुस्लिम्स के एलिनेशन या अदरिंग का सिलसिला। और पार्टीशन और हेट्रेड की यही कहानी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई। पार्टीशन एक इंसिडेंट था जिसने इतना डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया। ऐसे ही इंसिडेंट्स लोगों की मेमोरी में बस जाते हैं। मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट, राम मंदिर तोड़कर उसे बाबरी मस्जिद बनाना और औरंगजेब के दौर में कश्मीरियों का जबरी धर्म परिवर्तन और सिख गुरु तेग बहादुर की टॉर्चर से हत्या, ये सब इंसिडेंट्स मुस्लिम्स के प्रति एक नेगेटिव इमेजरी क्रिएट करते हैं, जिससे दूसरे कम्युनिटीज़ के कुछ लोग इन्हें सस्पिशन से देखते हैं। जबकि इतिहास का एक सच ये भी है कि महाराणा प्रताप की स्वाधीनता की लड़ाई में उनके साथ हाकिम खान सूरी, एक अफगान मिलिट्री कमांडर, खड़े थे। जब छत्रपति शिवाजी की अफजल खान से भिड़ंत हुई तो शिवाजी की जान बचाने के लिए उनके स्पेशल बॉडीगार्ड सिद्दी इब्राहिम ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। दिक्कत यह है कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स की मेमोरी में एक्सपायरी जल्दी आती है, जबकि नेगेटिव इंसिडेंट्स हमेशा मेमोरी में रह जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। इंसान सर्वाइवल के लिए थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और मिनिमाइजेशन पे ज़्यादा काम करता है, ना कि अच्छी चीज़ें याद रखने के लिए। ऐसे में दूसरे रिलीजन के कई लोग मुस्लिम्स को अपने पन की नज़र से नहीं देखते एंड आर डाउटफुल ऑफ देम। और इस नैरेटिव को पब्लिक साइकी में बिल्ड करने में विश्व हिंदू परिषद जैसी राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक बड़ा हाथ रहा। एक वेल्दी फैमिली थी जिसमें एक 3 साल के बच्चे को छोड़ सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है। अब उसके अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी उसके चाचा पर आती है, जो उसके गार्जियन बन जाते हैं। पर लड़के के 18 साल के होने पर प्रॉपर्टी राइट्स उसको ट्रांसफ़र किए जाने हैं। चाचा को इस बात का पता था और वो ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े, तो उन्होंने अपने भतीजे को इतना ही पढ़ाया कि वो शब्दों का मतलब समझ सके और उसे बाहर की दुनिया से दूर रखा, जिससे वो एक स्टेज के बाद बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने से डरने लगा। वो अपने चाचा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। इस कहानी का टॉपिक से क्या लेना देना? वेल, इस कहानी में जो बेचारा बच्चा है उसे इंडियन मुस्लिम से रिप्लेस कर दो और उस चाचा को इंडियन गवर्नमेंट से। शायद आपको अपना आंसर मिल गया हो। इंडिपेंडेंस के बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने मुस्लिम्स को केवल एक वोट बैंक समझा। इंडिपेंडेंस के बाद लॉ मेकर्स पे एक चैलेंज था कि वो रिलीजियस लॉज में रिफॉर्म्स लाएं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इस नीड को समझा और वो लाए हिंदू कोड बिल, जिससे हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख लॉज में रिफॉर्म्स ला सकें। एंड व्हाट अबाउट द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉज? वेल, जवाब आपके सामने है। ऑल्दो क्रिश्चियन लॉज में रिफॉर्म्स लाए गए, बट मुस्लिम लॉज वर केप्ट अनटच्ड और इसीलिए आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट होती हैं। अपीजमेंट के चक्कर में मुस्लिम लॉज में रिफॉर्म्स नहीं आए, जिससे मुस्लिम विमेन पे एक बहुत एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। मुस्लिम्स वर गवर्न अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉज, चाहे उससे जस्टिस में डेविएशन आए। इस अपीजमेंट को 1985 के शाहबानो केस से भी समझा जा सकता है। शाहबानो एक 62 ईयर्स की मुस्लिम लेडी थी जिन्हें इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक के थ्रू इर्रिवोकेबल तलाक दिया था। जब इसके बाद शाहबानो ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत अपने एक्स हस्बैंड से एलिमनी या मेंटेनेंस की मांग की, तब अहमद खान ने इसे रिजेक्ट करके कहा कि इस्लाम के प्रिस्क्राइब्ड इद्दत के ड्यूरेशन के बाद वो एलिमनी देने के लिए लायबल नहीं है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125 ये कहता है कि शादी के दौरान या शादी के बाद अगर पत्नी अपना खर्चा उठाने में असमर्थ है तो उसका पति उसे एलिमनी या मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि तलाक के 3 महीने तक यानी कि इद्दत के ड्यूरेशन में ही पति को पत्नी को एलिमनी देनी होगी। शाबानो के केस में वो एक ओल्ड लेडी थी और उनके ऊपर 5 बच्चों की अपब्रिंगिंग का जिम्मा था। ऐसे में वो ये सब कैसे कर पाती। ये मैटर लोकल कोर्ट से शुरू हुआ और अपील्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया उनके एक्स हस्बैंड अहमद को उनको मंथली एलिमनी प्रोवाइड करने के लिए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट इस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास करती है। 1986 में आता है द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर देता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए गए प्रोविजंस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर रखता है। मुस्लिम वोट बैंक का सरकार को पूरा ख्याल था पर मुस्लिम्स की प्रोग्रेस का नहीं। अब चाचा भतीजा वाली स्टोरी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के अपीजमेंट ने कंजर्वेटिव मुस्लिम और क्लेरिक्स को तो खुश किया पर ओवरऑल मुस्लिम्स की ग्रोथ को डीरेल कर दिया। मोहम्मद आरिफ खान जो उस समय कांग्रेस के एक मिनिस्टर थे, उन्हें ये सारी बातें समझ में आई। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया तब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पार्लियामेंट में थमा दिया। पर ये ट्रेंड यही नहीं रुका। मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे के आइसोलेट करने की पॉलिटिकल साजिश हुई और ये विशियस साइकिल चलती रही। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर अपने सियासी पापड़ सेके सिर्फ मुस्लिम वोट्स के नाम पर और मुस्लिम्स अपने कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स में फंसे रह जाते हैं। वो चेंज, प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स को रेजिस्ट करने लगते हैं। इसका रिपल इफेक्ट ये होता है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को लगता है कि मुस्लिम्स को कुछ एडेड एडवांटेज या फिर स्पेशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे, जिससे जेलसी का बर्थ होता है। और यहीं से शुरू होता है मुस्लिम्स का द सो कॉल्ड अदरिंग का सिलसिला। और इतने लंबे आइसोलेशन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि मुस्लिम्स खुद अपने आप को दूसरे रिलीजियस ग्रुप से अलग समझने लगते हैं। इस पूरी साइकिल की वजह से ही मुस्लिम्स डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड्स में पीछे रह जाते हैं। ये मैं नहीं, खुद सचार कमेटी की रिपोर्ट कहती है। मुस्लिम्स जो इंडियन पॉपुलेशन की 14% हैं, वो देश की ब्यूरोक्रेसी का मात्र 2.5% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। Muslims as a community are least represented in salaried class employment। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में लेवल ऑफ एजुकेशन कम है। द सचार कमिटी कंक्लूडेड दैट द कंडीशंस फेसिंग इंडियन मुस्लिम्स वाज बिलो दैट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आज भी कंडीशन कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई है। ग्राउंड पे मुस्लिम इंक्लूजन की जगह पेपर पे मुस्लिम्स को सिर्फ रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। वी हैव नथिंग अगेंस्ट रिजर्वेशन, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि अगर वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट हो सके तो सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए। पर ये सारे रिजर्वेशन के मूव्स एक पॉलिटिकल गिमिक हैं। कितने ही लोग सरकारी नौकरी से बेनिफिट कर पाएंगे, पर शायद लॉ रिफॉर्म्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव से पूरी कम्युनिटी बेनिफिट कर पाएगी। जो आप देखते हैं वैसे ही आपकी सोच हो जाती है और बॉलीवुड और पॉपुलर कल्चर इसी परसेप्शन बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में जिस प्रकार मुस्लिम्स को पोर्ट्रे किया जाता है उससे उनके प्रति एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट होता है। कैसे एक मुस्लिम नेबरहुड को स्टीरियोटिपिकल वे में पेंट करके उसे नॉर्मल कम्युनिटी लाइफ से अलग दिखाया जाता है। साफ साफ तौर पे ये दर्शाया जाता है कि मुस्लिम्स दूसरों से अलग हैं। और आजकल केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ फिक्शन को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करके कम्युनल हेटरेट फैलाती हैं। एंड एज वी टोल्ड यू, नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा अपीलिंग होती हैं, विच इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई कि केरला स्टोरी एक ब्लॉकबस्टर हिट है। सिस्टमैटिक एलिनेशन, अदरिंग, हैंडीकैप कर देने वाला अपीजमेंट, लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट अगर कम थे तो नेगेटिव परसेप्शन हैज़ मेड थिंग्स इवन वर्स फॉर इंडियन मुस्लिम्स। और पॉपुलर कल्चर ही तो एक मीडियम है जहाँ से मुस्लिम इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सकता है, पर शायद ये कोई चाहता ही नहीं। सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मुस्लिम्स का डेवलपमेंट है और मेन स्ट्रीम में उनका इंक्लूजन है।
मुस्लिम्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ की गिमिक्स से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और मुस्लिम्स का परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन ये हुआ उस दिन किसी अब्दुल को अमन बनकर इंडिया के कैपिटल में अपार्टमेंट रेंट नहीं करना पड़ेगा। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।